इस सुबह के सेशन में आचार्य जी, भाई सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। और जो आज चले जाएंगे उनका सुनील ने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक चीज तो समझाने की कोशिश की है, जितना मैं समझा, कि अगर आपको दो चीजों का नहीं पता है, मान लीजिए जब आप समाज में जाएंगे, क्योंकि अभी का टॉपिक हम लोग उस पर लेते हैं कि जब आप गांव में जाते हैं तो आपको क्या करना है ना। इस पे थोड़ा सा आप जो भी चीजें होंगी कंसोलिडेट, पहले से कुछ मटेरियल आपके पास पड़ा होगा, कुछ आपको अभी इकट्ठा करने को मिल जाएगा कि उसका तरीका क्या रहे। मैं इसको ऐसे ले लेता हूं। ये तो सुनील ने बता दिया कि दो चीजें आपको बड़ी अच्छे से समझनी है। एक तो जो वो मीटिंग है वो किस उद्देश्य से हो रही है, तो क्या आप उस मीटिंग में जो बोल रहे हो क्या वो तर्क संगत है। मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में बुला लिया, मुझे बुला लेते हैं कभी कभी, और कोई टॉपिक चल रहा होता है, तो उस टॉपिक में मैं बहुत स्पष्ट होता हूं कि नहीं भाई, ये मुद्दा कुछ और चल रहा है, मेरा मुद्दा कुछ और है। हम एक काम करेंगे, हम अपने मुद्दे के लिए अलग से लोग बुलाएंगे, बिकॉज ये किसी और माइंडसेट से लोग आए हुए हैं, और जिस माइंडसेट से आए हैं ये अदरवाइज वो माइंड ब्लॉक कर लेंगे अपने। दूसरा, जिन लोगों को आप अपनी बात बता रहे हो वो आपकी बात को सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझना है। क्योंकि आपका काम केवल वक्तव्य देना नहीं है, या हमारा काम केवल ये नहीं है, हमारा काम है उन लोगों को बताना, और बताएंगे और बताने के बाद उनको सिखाना। मतलब, और ये सीखने की प्रक्रिया जो है ये इतनी स्लो है कि कई बार आप झल्ला उठेंगे कि मतलब यार लहू पी लिया इन्हें, एक ही बात ना 6 बार पूछ रहे, एक ही बात ना 50 बार पूछ रहे, ऐसा आपको लगेगा यह बात तो मैं 20 बार बता चुका। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जब मैं इस डिजिटल करेंसी पे बात कर रहा था तो मुझसे किसी ने सवाल पूछा। अभी मैं अहमदाबाद के प्रवास में था जब, तो वहाँ किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई डॉक्टर साहब इसका क्या करें, ये जो अपने पास जो पैसे पड़े हैं, डाकखाने में जो पैसे पड़े हैं, डाकखाने में पैसे पड़े हैं। मैंने कहा आपके पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है किसी भी फॉर्म में, उसको आप हार्डकोर किसी वस्तु में बदल लीजिए, अपनी जरूरत की वस्तु में बदल लीजिए अगर आपको जरूरत है तो, वरना सोना खरीद लीजिए या जमीन खरीद लीजिए या चांदी खरीद लीजिए, जिसकी भी आपको लगता है जरूरत है, जिसको भी आप संभाल सकते हैं। आप सोना चांदी घर में नहीं संभाल सकते तो जमीन खरीद लीजिए। मुझे क्या बोलते हैं वो, अगला ही क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा जो किसान पत्र में है ये वाले पैसे, इनका भी खरीद लीजिए। जो LIC में है इनका पैसे, इनकी भी खरीद लीजिए। अच्छा जो बैंक में पड़े हैं, मैं इनको बोल रहा हूँ भाई जितना पैसा पड़ा, पैसा जहां भी पैसे की फॉर्म में पड़ा है उसका सामान में कन्वर्ट कर लो। अब क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये ध्वस्त होने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत। बोला जी ऐसे कैसे, ध्वस्त कैसे होगा? देखो, या तो आप ध्वस्त करोगे उसको, जो बैठे थे वो सारे लोग जनता सरकार मोर्चा के आइडियोलॉजी और उस कॉन्सेप्ट को समझते थे, तो हमें मतलब हमने बताया कि आप करोगे या तो इसको ध्वस्त, नहीं तो वो करेंगे जिनका ये पैसा है, उनको करना ही पड़ेगा। कैसे? बैंक ने 100 करोड़ रुपया छाप दिया, RBI ने मान लो, और बैंकों को दे दिया। बैंकों के पास पैसा चला गया, उन्होंने उसको लोन पे दे दिया। लोन पे देने के बाद ब्याज आने लगा, 10% का ब्याज आने लगा। मिनिमम 10% मान के चल पड़ते हैं आप एवरेज। 10% के हिसाब से वो पैसा आपका 10 साल में डबल हो जाएगा अगर वो ऐसे ही पड़ा रहे लोन की फॉर्म में तो। लेकिन जब पहली किस्त आएगी, जिन्होंने लोन लिया था उस किस्त को भी वो फिर से लोन बना देते हैं, मूलधन बना देते हैं, ब्याज को वो
मूलधन बना देते हैं, फिर उस पे जो ब्याज आएगा, उसकी जो किस्तें आएंगी उसको भी वो ब्याज बना देते हैं। तो इस तरह से करते करते आज इंडियन इकोनॉमी के अंदर 10 रुपए में से, आप मुझे थोड़ा सा एक बात बताइएगा, ये जो 100 करोड़ हैं ये तो नोट हैं छापे हुए, और ये मान लीजिए मार्केट के अंदर जाकर के 500 करोड़ रुपए आ जाते हैं जो उन्होंने लेने हैं। जैसे देखिए 100 करोड़ रुपए का लोन दिया था, और जब लेंगे तो ब्याज लेंगे उसके ऊपर 10% कितना हुआ 100 का 10, यानी 10 करोड़ रुपए का लोन हुआ। तो अगर हम कुछ भी ना कहें तो एक साल में बैंक को वापस जो है 110 करोड़ वापस मिल जाएगा। क्या 110 करोड़ छपा हुआ मार्केट में? तो वो 10 करोड़ आएगा कहां से? वो या तो पिछला आएगा, किसी ने छाप रखा, या आगे कोई छपेगा उसमें से आएगा। वो 100 करोड़ तो 100 ही करोड़ है ना मार्केट के अंदर। तो असली सवाल ये था कि अगर 100 रुपए अगर आपने छापे हैं और आपके करते करते अगर 500 रुपए हो गए हैं रजिस्टर में, कॉपी में, तो कॉपी में तो 500 रुपए चढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में मार्केट में कितने हैं? 100। तो इंडियन इकोनॉमी की सच्चाई ये है भारतीय अर्थव्यवस्था की कि 100 रुपए अगर छपे हुए हैं उसमें से मात्र 10 रुपए, 100 रुपए अगर मार्केट में सर्कुलेशन में मतलब कागजों में है तो मात्र 10 रुपए छपे हुए हैं और 90 रुपए छपे हुए नहीं है, यानी ये 90 रुपए हैं ही नहीं। इसका मतलब गांव के अंदर जब आप जाओगे तो जिसने भी लोन लिया हुआ उसको अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझा पाए करेंसी के साथ, तो इसका ये मतलब हुआ कि गांव में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जिसने भी जमीन अपनी बैंकों में गिरवी रखी हुई है, जिसका प्रतिशत लगभग 99% है, यानी कि आप गांव में जाओगे ना, सिंपल उसको ये बोलो भाई गांव में कितने घर हैं, वो कहोगा जी मान लो उसकी जनसंख्या 2500 है गांव की, तो वो कहेगा जी 600 700 या 800 या 1000 घर हैं। अगर आपके गांव में 1000 घर हैं, असलियत में तो कहानी ये है कि 1000 में से 995 990 के घर जो हैं वो केसीसी बना हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो आप उनको अगर 100% भी कहोगे तो भी मानेंगे, लेकिन अगर आप 90% बोल दोगे ना कि 90% लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, तो एकदम से अंदर से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गांव के लोगों की आवाज ना बोला जी सब के बन रहे, 90 नहीं जी 100 के बन रहे। बच ही रहा कोई घर, किसी ने वैसे ले रखे हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, किसी ने जरूरत के लिए ले रखे हैं, किसी ने ब्याज पाक ज्यादा चढ़ाने के लिए ले रखे हैं, किसी ने घर ले लिया, किसी ने मोटरसाइकिल ले ली, किसी ने कार ले ली, किसी ने बालक का ब्याह कर दिया, किसी ने जमीन लेने के लिए ले लिए थे कि बिलाल 4% में मिले हैं तो ले लें, तो आगे चढ़ा रहे हैं, सब ने ले रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जिनकी भी जमीन है उनमें से 90% लोग अपना लोन चुका ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही नहीं पैसा मार्केट के अंदर। इसका मतलब सरकार को आपकी जमीन हथियाने के लिए मात्र एक आदेश पारित करना है कि अगले 6 महीने तक सबका किसान क्रेडिट कार्ड का भुगतान हो जाना चाहिए, वरना जमीन कुर्की होगी। है ही नहीं पैसा मार्केट में। क्लियर, एकदम स्पष्ट है। और जमीन कटकते से गई और उसको पता लगा तेरे किया तो गया भाई काम, जमीन गई। अच्छा, घर जो है सबके घर लाल डोरा तोड़ के, सारे स्टेटों में लाल डोरा तोड़ के घरों की रजिस्ट्री की जा चुकी है, और जिनके घर में नहीं लोन लिया है जिसने घर का, उनको फोन किया जा रहा है कि घर पे लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। अगर आपके घर में 4 भैंस हैं, गाय हैं, तो उसका वो आधार कार्ड बन रहा है, वो कान पे लगा रखा है, उस पर भी सबको ये फोन कर रखा है कि डंगरों वाला भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड ले लो, पीकेसीसी ले लो, ले लो, पैसे लो, लोन लो। घर में बीवी बच्चों के पास सोना पड़ा हुआ है, उस पे भी लोन ले लो, लोन। कोई नहीं बचा हुआ है, 90% चुका नहीं पाएंगे, घर आपके
लोन पर दोबारा से हो गए। गांव में बची जमीन, जमीन कौन सी बची? शामलात की, जंगल की, पावर हाउस की, स्कूल की, जोड़ की, कोई अस्पताल है अस्पताल की, किसी के कोई और सरकारी उपकरण बना हुआ है शुगर मिल वगैरह, वो जमीन बची है पंचायत की, उसको सरकार अपने नाम कर चुकी है। ये जो लाल डोरा तोड़ने का खेल था इसमें सरकार अपने नाम कर चुकी है। यानी कल को सरकार आपको ये कहती है कि आप जो है हमारी व्यवस्था है, हम केवल ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जो कि वो तैयारी कर रहे हैं। सबको टैबलेट दी जा रही है, सब स्कूलों के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड। तो अगर कल को सरकार कह देगी कि हम स्कूल में केवल ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, वर्चुअल रियलिटी जो टैबलेट दिए गए थे, अगर आपके भिवानी के अंदर अगर आप में से कोई टीचर कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उन्होंने जब टैबलेट्स की ट्रेनिंग करी थी तो उस ट्रेनिंग के अंदर बकायदा मेंशन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन वर्ड। बकायदा लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि ब्लॉकचेन बढ़िया चीज होती है, ब्लॉकचेन होगा तो आपका बच्चे का लोकेशन पता रहेगा, आपका बच्चा अगर क्लास के अंदर टीचर क्या पढ़ा रहा है वो सब घर में बैठे मास्टर देख पाएंगे। आप बच्चों को लगाओ चिप फटाफट, पूरा एकदम, मतलब भोले भाले लोगों को बेचारों को नहीं आ रहा समझ। मान लो किसी दिन समझ आ गया, और समझ आते ही उन्होंने कहा हम तो अपने स्कूल बनाएंगे। कहां बनाओगे? उनसे पूछो कहां बनाओगे? कोई जमीन है आपकी बची हुई? इस तस्वीर में जमीन नहीं बची तो स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है। अब रह गया भाई किसी को कंट्रोल करना है, तो उसको क्या कंट्रोल करना है? उसका क्या कंट्रोल करना है? उसका खाना। जो इतने दिन पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला, ये खाने के नाम पे तो चला कि तुमको बाहर नहीं निकलने देंगे, तुमको स्कूल में नहीं जाने देंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे, और मतलब रोटी के लिए अगर आपको चलना पड़ता है तो आप वो नहीं कर पाओगे, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है तो वो नहीं कर पाओगे, दुकान की जरूरत दुकान खोलोगे वो नहीं, दुकान पे सामान लेना है वो भी नहीं खुलेगी अगर आपने उनके आदेशों का पालन नहीं किया है। तो रोटी के साथ उन्होंने कनेक्ट किया इसको। रोटी जिसके हाथ में, आदमी उसके हाथ में। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब रोटी का खेल क्या है? देश को, लोगों की सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एफसीआई बनाई हुई थी। एफसीआई के अंदर इतना अनाज हर साल सड़ जाता था सिर्फ इस बात पे कि अगर कल को ये विदेशी ताकतें इस देश के ऊपर कब्जा करने लगे तो उस वक्त अगर ये कोई हार्प जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मौसम में बदलाव करके, या हमारी फसलों के अंदर, बीजों के अंदर कोई गड़बड़ करके हमारे देश में खाद्यान्न ना होने दें, उस वक्त देश के पास 2 साल का सिक्योर अनाज होना चाहिए। ये व्यवस्था 1965 के अंदर एफसीआई में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना करके हमारे नेहरू करके गए। और खाद्यान्न सुरक्षा के तहत एफसीआई बन गई। अब आपके पास अनाज होता था, कोई अगर आपका नॉन एफसीआई में है, या अगर कोई अंबाला में आया हो तो वो अपने साथी हैं एफसीआई के अंदर नौकरी करते हैं, वो पूरा इंटरनल हमको बताते हैं, उनके ऊपर प्रेशर है गोदाम को खाली करने का। चाहे विदेशों में भेजा जा रहा हो अनाज, चाहे किसी को बांटा जा रहा हो, चाहे किसी को बेचा जा रहा हो, चाहे पानी लगाकर खराब किया जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, आपका एफसीआई कोई अंदर अनाज खत्म किया जा रहा है। रोज राशन पे जो कोटे में से जो पैसा अनाज लेते हैं, उनका अनाज जो है वो तेल बंद हो चुका है, गेहूं बंद हो चुका है, और सिर्फ चावल बचा है। यानी कि अगर आपको उस गरीब आदमी को अपने साथ जोड़ना है और ये बताना है कि तुमको जनता सरकार मोर्चा के साथ क्यों जुड़ना है, तो तुम्हारा अनाज का इंतजाम वो पहले कर चुके हैं। और जैसे आपकी गैस की सब्सिडी को उन्होंने बंद किया, पहले कहा तुम्हारे खाते में आएगी, और बाद में करते करते आज उनसे पूछो, उन्हीं से पूछ लो, वो बता देंगे 15 पैसे आए हैं कि 30 पैसे आए हैं सब्सिडी के। तो जिस तरह से वो सब्सिडी का पैसा आया है, वैसे ही तुम्हारे वाला पैसा खाते में आया करेगा। ये तो उसके लिए हो गया। अब किसान आपके साथ कनेक्ट हो गया,
किसान को पता लग गया कि गड़बड़ बड़ी है, और अगर आपने ये समाधान सुझा दिया उसको तो वो आपके साथ है। जो राशन से के कोटे से राशन लेता है, अगर उसको आपने ये समझा दिया कि तुम्हारे साथ ये इंतजाम होने वाला है, आने वाले वक्त में अनाज केवल साइलोज में होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े गोदामों में होगा, वो ऑलरेडी जा रहा है। अब गोदामों के अंदर अनाज चला गया तो लोग गांव वाले एक लाइन बोलते हैं, देख ला इनने भी मारे गामा में है। और फिर मैं उनको ये बताता हूं कि आज आपको भौगोलिक पूरी की पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर नजर नहीं दौड़ाई तो आपको खतरे की गंभीरता का अंदाजा नहीं होगा। उसको फिर एग्जाम्पल देना है आपने श्रीलंका का, और ये बड़ा सिस्टमैटिक, कुछ फालतू दिमाग जोर लगाने की जरूरत नहीं। कैसे? वो ये कहते हैं आज से 5 साल पहले, 5 बरस पहले, वो ये कहते हैं श्रीलंका की जो जीडीपी थी वो 94% थी, 95% थी, और सॉरी जीडीपी का 95% लोन था वर्ल्ड बैंक से, और 2021 में वो 95% से बढ़ करके 114% हो गया, तो उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, समाप्त हो गई। पिछले साल 2021 में भारत की इकोनॉमी जब श्रीलंका ध्वस्त हो रहा था, भारत का जो लोन था इकोनॉमी का, अपनी जीडीपी का 95% पहुंच चुका था। और आपको जानकर अतिरिक्त प्रसन्नता होगी कि इस वक्त भारत अपनी जीडीपी के बराबर लोन पे है। भारत अपनी जीडीपी के बराबर लोन पे पहुंच चुका है। कहने का मतलब है कि भारत को अगले 2-3 साल के अंदर मैक्सिमम है जब वो अपनी जीडीपी से फालतू का लोन हो चुका होगा, और भारत की इकोनॉमी ध्वस्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब ध्वस्त करनी है, पहले अगर भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करना था तो हम सबको ध्वस्त करना होता, 140 करोड़ लोगों को बर्बाद करना होता। लेकिन आज के टाइम पे आपके जनधन खाते के जरिए, आपके डिजिटल इकोनॉमी के नाम पर आपके फाइन लगा कर, आपको लोन बांटकर, जैसे तैसे करके आपके पैसे को वो लोग या तो लोन में कन्वर्ट कर चुके हैं या बैंक में जमा करवा चुके हैं, और बैंकों के जरिए वो लोन माफ करके बड़े उद्योगपतियों को, मात्र 5 या 4 उद्योगपतियों को दे चुके हैं। यानी आपका पैसा, आपका वेल्थ ट्रांसफर होकर के वहां पहुंच चुका है। यानी अगर कोई आज कहता है भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, फिर भी देश की जनता गरीबी में है, तो वो पैसा कहां है? वो 3 ट्रिलियन वो केवल उन 4 स्तंभों पर है जिन पर भारत की इकोनॉमी टिकी हुई है। यानी अगर अंतरराष्ट्रीय ताकतों को भारत को बर्बाद करना है और एकदम ध्वस्त करना है, तो केवल 4 उद्योगपतियों में से 2 को बर्बाद करना है। ठीक है? फिर बड़ा कमाल की बात खेलते हैं। वो क्या करते हैं? वो दो ना यार, वो नहीं दिया आपने ना, हट ना, ऐसे ही रखा होगा, रखा होगा तो इतनी देर हो गई, ध्यान नहीं करा था। अब उन्होंने बहुत शानदार तरीके से श्रीलंका की जब बर्बादी हुई तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक खेल खेला कि ये कहा कि देश की इकोनॉमी तो इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि उन लोगों ने ऑर्गेनिक खेती पर चले गए थे। वो अच्छा, ऑर्गेनिक खेती नुकसान का फंडा है, ये देश के लोगों को, गांव के लोगों को समझ में आ गया। अब आप कैसे समझाओगे उनको? ये आपको सुनील बताएगा वैसे तो, कि भाई आप जब कोई गांव का आदमी ये कहेगा कि ऑर्गेनिक खेती करने की वजह से वो श्रीलंका की इकोनॉमी बर्बाद हुई है, तो आपका जवाब क्या हो, ये सुनील भाई आपको बताएंगे। ठीक है? इसको याद रखना है आपने, सवाल अपने नोट कर लेने हैं जब भी बात करें कि ये वाला पॉइंट रहता है। मान लो बाय चांस सेशन के दौरान रह जाए तो आपको अपना उस सवाल, हाँ अच्छा बताने के लिए बोल रहे हैं, उनका आदेश है।
क्योंकि वो देखो उनका एरिया, तो मैं एनक्रोच नहीं करूंगा ना। देखिए, ऑर्गेनिक खेती को ब्लेम क्यों किया गया? एक तो लोग पीछे हटें, और मान लो समझ में आ भी जाए अपने लोगों को, मान लीजिए अपने को समझ आ गया कि हमको खेती करनी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से पीछा छुड़ाना है, तो उसके लिए वो गांव-गांव में ऐसे अपने एजेंट खड़े कर रहे हैं, जिसको कभी डंगरों के नाम पे इनाम दे दिया, कभी खेती के नाम पे इनाम दे दिया। वो इनाम के लिए बुलाएंगे आपको, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ आपके फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के बंदा चौड़ा हो जाएगा, बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो, कृषि मंत्री के साथ फोटो, और उसको लेके वो पूरा सुनाता रहेगा, मैंने यूँ करा, मैंने यूँ करा, और उसको सरकारी कार्यक्रमों में घुसा दिया जाएगा। सरकारी कार्य, मान लीजिए आज हम लोगों में से कोई आदमी को सम्मान कर दे कोई सरकार या कोई और एजेंसी, और फिर वो अपने कार्यक्रमों में ले जाने लगे, तो जो असली काम कर रहे थे वो गया। किसानों से बात ना करे वो, ताकि पूरी बात ना बता पाए, उसके पास इतना समय ही ना बचे कि वो किसानों से वार्ता करके उनकी बातों का हल निकाल सके, इसलिए वो उसको इनामों में घुसा देते हैं। तो एक बात ध्यान से रखिएगा, चाहे रमन मैग्सेसे अवार्ड हो, चाहे नोबेल प्राइज हो, नोबेल प्राइज और रमन मैग्सेसे अवार्ड को भी वही लोग फंडिंग करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक को पैसा देते हैं, जो इन पेस्टिसाइड कंपनियों को चलाते हैं, जो पेट्रोलियम का इंडस्ट्री चलाते हैं, जो कुछ भी चलाते हैं। यानी अवार्ड जिसको ये मिल चुका है, आप ये मानकर चल सकते हैं कि उन लोगों के सीधे सीधे संबंध हैं। वो मैनेज्ड है या नहीं, इसके ऊपर सवाल, ये डिबेट का विषय हो सकता है कि वो उनके हिसाब से काम कर रहा है, अनजाने में कर रहा हो सकता है, अनजाने में कर रहा है, उसे पता ही ना हो कि तो उनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो आपको एजेंडा लिख के देंगे, वो एजेंडे को बोलता है, वो अपना चलता है बढ़िया से, तो ये वहां चलता है। अब खेती क्यों बर्बाद हुई? अगर श्रीलंका के अंदर इसका एक सवाल रखें, उन्होंने क्या किया, उसके दो बड़ी गलतियां थी। ऑर्गेनिक खेती में पैदावार कम होने के दो मुख्य कारण होते हैं, जो मैंने सुनील भाई से सीखे हैं। मैं, क्योंकि खेती मेरा कोर एरिया नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाता नहीं, लेकिन मुझे कोर समझ में आता ही है, और ये किसी भी भाई को आपको समझ में आना चाहिए, ताकि जब आप बोलो तो वो लॉजिकल बात लगे। बिंदु नंबर एक, कि वो अचानक से बिना किसी प्रिपरेशन के कटाक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दी गई, बिना तैयारी के। मतलब कुछ तो तैयारी करनी होती है यार। जो जमीन को पोषण चाहिए, भाई देखो, वो जो पोषण था वो हम किसके थ्रू दे रहे थे? पहले केमिकल्स के थ्रू दे रहे थे। जितना भी हम केमिकल डाल रहे थे जमीन में, पहले वो पोषण उसके थ्रू दे रहे थे। उसमें नुकसान क्या है पोषण में? कि पोषण अगर आप केमिकल के थ्रू देते हो, तो जो आपकी जमीन को चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन तो मिलेगा, उसके साथ में 17-18 ऐसे रसायन और होते हैं जो जमीन को खत्म करते हैं, उसको हार्ड करेंगे, उर्वरता शक्ति घटाएंगे, उसके अंदर और दिक्कत आएंगी। ये उसका काम है बेसिकली, उसको इसी पर्पज के लिए दिया गया है कि उस वक्त तो किसान को लगे कि मेरी पैदावार बढ़ रही है, लेकिन उस फसल पे तो काम हो रहा है, लेकिन जमीन पे भी काम हो रहा है, साथ में जमीन को भी खत्म किया जा रहा है। इसीलिए यही कारण है कि आज आपकी जमीनों में, आज आपकी जमीनें जो है, हमारी जमीनें पानी नहीं सोखती, अगर पानी आ जाए तो खड़ा ही रहता है, क्योंकि लक्कड़ हो चुकी है। अब अचानक से अगर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करो, एकदम से जाओगे बिना तैयारी के, तो ये इस इकोनॉमी का भी यही होगा। असल में इकोनॉमी को ध्वस्त उन्होंने करना है, क्योंकि ये सच्चाई जिस दिन जनता के सामने आ गई, इकोनॉमी वाली, रुपए वाली, उस दिन जनता ऐसी भड़केगी, आप सोच नहीं सकते। जो लोग अंबाला में थे, उन लोगों ने घनश्याम वर्मा जी को सुना था। रुपए पर उनकी कितनी रिसर्च है, ये मतलब उनके काम से, उनकी बातों से लगता है। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कितना मतलब कितना सही है या कितना जायज है, कितना वैलिड है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली अगले महीने में, जैसे ये 16 तारीख वाली अपनी रोहतक वाली मीटिंग हो जाएगी, तो हम उसके बाद में वर्मा जी को बुलाएंगे, या तो उसके बाद उनको यहीं हम रख लेंगे 1 हफ्ते के लिए। तो आप में से जितने साथी होंगे, उनको उनकी पूरी टीम ट्रेंड करने के लिए आएगी। आरटीआई कैसे तैयार करनी है, केस कैसे फाइल करना है, भाषा कैसे इस्तेमाल करनी है, और फिर लड़ाई कैसे, जिरे कैसे करनी है, वकील को कैसे समझाना है। मतलब ये उसके लिए हम लोग बुलाएंगे उनको, एक एक जो साथी इसकी समझ रखते हैं इकोनॉमी की और उस चीज में जाना चाहेंगे, वो सबको ट्रेंड करेंगे। आप सारे आना चाहोगे, सब सारे स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। अब
अब हम ये कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी हो जाएगी 95% हो चुकी थी पिछले साल, अभी 100% हो चुकी है और आने वाले 2-3 साल में वो ध्वस्त होने पड़ेगी। अब जब इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, एफसीआई के अंदर अनाज नहीं बचा है, तो अनाज खेतों में होगा नहीं, क्योंकि आपके पास जो बीज है वो बांझ है, उस बीज को आप अगली बार बो नहीं सकते। बाजार में बीज जो उपलब्ध होगा उसके अंदर फसल होगी ही नहीं, जो कि आजकल टेस्टिंग कर रहे हैं बीटी कॉटन के साथ। जो कॉटन जहां लगा रहा है भारत के अंदर, जो इतने भी, वहां उनकी फसल जो है वो बिल्कुल किसी की खत्म हो गई, कि आएगी ही नहीं उसके अंदर, मतलब वो फसल ही नहीं हो रही है, किसान बर्बाद हो रहा है। वो बिल्कुल योजना पर टेस्टिंग चल रही है कि जब उस किसान के साथ ऐसी तैसी हो रही थी उसकी, जब कपास वाले किसान की, तो उस वक्त वो जीरी वाला और गेहूं वाला किसान उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त वो कपास वाला उसके साथ नहीं था। कितना बढ़िया डिवीजन किया हुआ इन लोगों ने कि कपास जहां जहां होती है वहां के नेता अलग पकाए। उन नेताओं ने यह कहा कि ये तो एक जात विशेष का आंदोलन है, किसानों का नहीं है, तुम्हें इससे कुछ नहीं लेना। वो उस वक्त आए नहीं। अब जब उनको वो कहते हैं हमारे साथ लगो, तो 2 मिनट में दूसरे वाला कह देता तुझ हमारे साथ आया था किसान आंदोलन में। ठीक, उस डिवीजन का वो फायदा लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जब आप अगर जनता सरकार मोर्चा का अगर आप मुद्दा लेंगे तो ये मुद्दा उसके अंदर शामिल है। हमारे यहाँ तो भाई गियाड़े किसान ने भी नहीं छोड़ दे, हम तो उसने भी नहीं छोड़ते, जीरियाड़े ने भी ठीक करांगे। अब जब हमारे पास अनाज खेत में भी नहीं बचा, हमारे पास अनाज एफसीआई में भी नहीं बचा, ठीक है, जब आपके पास अनाज भी नहीं बचा और जब एफसीआई और खेत और बीज सब खत्म हो गए, उस वक्त देश की जनता भूखों मरेगी। 2 रास्ते होंगे, या तो वो श्रीलंका के तरह शुरू में अपना पैसा, अपना सोना, अपना सब कुछ लुटाएगी। श्रीलंका में ये हुआ, औरतों ने अपने सारे गहने दिए अपने बच्चों को खाना देने के लिए, यहाँ तक कि अपनी अस्मिता भी दी उन्होंने, मतलब तुम कुछ भी कर लो हमारे साथ पर हमारे बच्चों को खाना दे दो। ये नौबत आ गई, ये नौबत भी आएगी। उसके बाद जब इस नौबत से भी बात नहीं बनेगी तो देश विद्रोह करेगी, विद्रोह करेगी तो वो संसद पर चढ़ाई करेगी। उससे बचने के लिए उन्होंने अपने अंडरग्राउंड बंकर वो पहले से तैयार कर रहा है, उसको पहले से पता है कि हम ये कर रहे हैं, जो वो अपने तैयार कर रहा है। मान लीजिए हमने जाकर के चढ़ाई कर भी दी, उस चढ़ाई के बाद आपने श्रीलंका की खबरों पर अगर गौर किया हो तो वहां बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा था, IMF और यूनाइटेड नेशंस पूरी गहनता से श्रीलंका की स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। किस लिए? कि उस वक्त जो नेतृत्व उभरे उसमें से हमारे वाले कौन से हैं, उनको लॉबिंग करके फिर से उन्हीं के लोग बिठा दिए जाएं और आकर के फिर वो उस एजेंडे को जहां तक पहुंच चुके हैं उससे आगे बढ़ाएं। अभी हमारे बीच में से कितने लोग जो क्रांतिकारियों की शक्ल में हैं, हम भी हो सकते हैं भाई, पहले बता रहे हैं। अगर हमारी भाषा में तो थोड़ा बहुत लूज पॉइंट नजर आएगी, ना इसके खिलाफ नहीं बोलना, ना इसके खिलाफ नहीं बोलना। जैसे ही वो ये कहेगा कि ना इसमें प्रधानमंत्री की क्या गलती है, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। कैसे नहीं है भाई, फिर तो बोलता क्यों नहीं वो? जब यहां बैठे एक आदमी को थोड़ी रिसर्च का पता है, थोड़ी सी रिसर्च करके आप सर्च करोगे, आपको मूल में पता चल जाएगा कौन है। जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आप जब बोलते थे ना वो सारी बातें, जब आप डॉट 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 कनेक्ट करते थे तो हमें इलॉजिकल सी लगती थी, यार ऐसे थोड़ी होता है, ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंची बोल रहा है। मतलब फिर हमारे दिमाग में एक दिन बैठ के चल देख ही लेते हैं, इसने जो जो शब्द बोले हमने वो शब्दों को मिला करके उसके ऊपर रिसर्च करी, देखा तो वहां वही मिला। HP कंपनी का मालिक कौन है, उसकी कंपनी में जाओ, उसके शेयर होल्डर पता करो, सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, आपको मालूम पड़ जाएगा उसका मालिक कौन है। किसी भी कंपनी की किसी भी एजेंसी के अंदर जाएंगे आपको वो मिल जाएगा। RBI प्राइवेट कंपनी है, शेयर होल्डर पता करो कौन है उसका, वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली बैठी हुई है उसके शेयर होल्डर के रूप में। जो ये ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसको ये कह रहे हैं ड्रोन से खेती करेंगे, पता करो इसका मालिक कौन है। कि तो जॉन डीरे ट्रैक्टर है, जॉन डीरे ट्रैक्टर का पता करो कौन है सबसे बड़ा शेयर होल्डर, बिल गेट्स है। पता करो पेट्रोलियम कंपनी के शेयर होल्डर कौन है, रॉकफेलर फैमिली मिलती है।
आप पता करोगे 1971 के अंदर जिस टाइम पे हरित क्रांति के नाम पर हमको पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड दिए गए थे, उस वक्त लिखा हुआ है बकायदा, आपने कहीं भी गूगल ने हटाया नहीं है उसको, अभी भी लिखा हुआ है कि रॉकफेलर फाउंडेशन ने प्रमोट किया था अपनी इस खेती को, हाइब्रिड बीजों को, और इसको रॉकफेलर फाउंडेशन प्रमोट कर रही है। डब्ल्यूएचओ कैसे बना? डब्ल्यूएचओ बना फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बेसिस पर। वो फ्लेक्सनर रिपोर्ट कौन है? अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में 1908 के अंदर रॉकफेलर फाउंडेशन की फंडिंग से, समझ गए? रॉकफेलर फाउंडेशन ने 1908 के अंदर फ्लेक्सनर कमीशन बिठाया। फ्लेक्सनर कमीशन ने अपनी 2011 के अंदर रिपोर्ट दी और उसने कहा कि दुनिया भर के अंदर एक मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। वो एक मेडिकल सिस्टम बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डब्ल्यूएचओ की गठन हुआ यूनाइटेड नेशंस के अंदर। पता लग गया कि ये डब्ल्यूएचओ को बनाने वाला कौन है? रॉकफेलर फाउंडेशन। अपने को बीज देने वाला कौन है? रॉकफेलर फाउंडेशन। उन बीजों से बीमार होने के बाद जो इलाज होता है, तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनके नाम नहीं एडवर्टाइज करेंगे हम लोग, जितनी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है, उनकी कंपनियों के बैकग्राउंड में जाओगे, उनके मालिकों के तक जाओगे, उनके शेयर होल्डर पता करोगे, तो वही रॉकफेलर फाउंडेशन मिलती है। जब हमें पता लगता है कि ये वायरस भी बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है, जिसके नाम पर 2.5 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, वायरस पेटेंट है। मैंने पूरी वीडियो बनाई है। 2014 के अंदर वायरस को पेटेंट करने के लिए एप्लीकेशन डाली जाती है एक कंपनी के द्वारा। जैसे मैं एक कंपनी खोल लूं, मैंने सोचा मैं खोलूंगा तो पता लग जाएगा दुनिया को कि ये बलारा की कंपनी है, तो मैं आनंद को बोलता हूं, आनंद तू कंपनी खोल। आनंद के ऊपर किसी का शक नहीं है, वो दूर है, बाहर है, कोई आदमी है जो हमको नहीं जानता है। वो एक कंपनी खोलता है, वो एक इंस्टीट्यूट खोलता है, वो एक वायरस का पेटेंट के नाम पर एक पेटेंट अप्लाई करता है। उसको पेटेंट 2017 में मिल जाता है, और सॉरी 2016 में उसको पेटेंट मिलने वाला होता है। तो 16-17 के अंदर उसको बिल गेट्स खरीद लेता है उस कंपनी को। मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन उसको अपना इंस्टीट्यूट बना लेती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो उसके बाद फिर उसके ऊपर पेटेंट मिलता है। उसको खरीदने के बाद पेटेंट उसको मिलता है। समझे आप बात? अगर पहले मिल जाता तो वो कंपनी की वैल्यू ज्यादा होती, तो उसको खरीद लिया जाता है, और वो वायरस भी उसका, और फिर उसके नाम पर जो इलाज के नाम पे केमिकल शरीर में डाला गया वो भी उसी के नाम पे पेटेंट है। ये जो टेक्नोलॉजी बॉडी के अंदर डाली जा रही है, ये भी बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है। फिर जो बीज खत्म हुए, ऑर्गेनिक बीज और ओरिजिनल बीज खत्म हुए समाज के अंदर से, वो सारे के सारे बीज कहां गए? उस वक्त मुझे ध्यान है, मेरे को बिल्कुल ध्यान है, आपको ध्यान हो या ना ध्यान हो, गांव में आकर के जिस टाइम इन्होंने सरसों के ऊपर पेटेंट लेना शुरू किया था, इन्होंने गांव में आकर के सरसों के जमींदारों को यह बोला, अपना पुराना बीज पड़ा हो तो जिस कीमत पे देते हो दे दो। जमींदार ने सोचा तो फिर ले लेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस जमींदार जिससे लेता है उस पे से भी वो लेके आ चुका है, बाजार से भी वो खरीद चुका। मुंह मांगे रेट पे सरसों खरीदा गया था उस टाइम पे, मुंह मांगे रेट पर सबने दे दिए, सब खत्म, गायब, मार्केट में से गायब हो गया। फिर पता चलता है कि ये सारे तो स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के अंदर रखे हुए हैं। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के अंदर, नॉर्वे के अंदर रखे हुए हैं। नॉर्वे में उत्तरी गोलार्ध पे -50 डिग्री सेल्सियस में जमीन से नीचे एक उन्होंने बीज संग्रह केंद्र बनाया हुआ है। जाकर के सर्च करो स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का मालिक कौन है, उसके अंदर भी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की। हमारी खेती के अंदर भी टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की, हमारे शरीर में भी टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की, हमारे बीज के ऊपर अधिकार बिल गेट्स का, हमारे केमिकल पेस्टिसाइड पे भी वही रॉकफेलर फाउंडेशन जिसके नाम पे डब्ल्यूएचओ बना, जिसने हमको हाइब्रिड बीज दिए। जो एक 3 नाम आज के टाइम में हैं, एक रॉकफेलर, एक रॉथस्चाइल्ड जो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, और एक बिल गेट्स, मिलिंडा एंड बिल फाउंडेशन। ये 3 फाउंडेशन है आज, अगर पूरे मूल में चले जाओ। ये नहीं अभी इनको फिर चेहरा बनाया हुआ है, जब दुनिया के अंदर इन तीनों के खिलाफ नफरत पनपने लगेगी, इनको बिठा देंगे, नए कोई नेता खड़े कर देंगे। आजकल रतन टाटा के ऊपर बहुत मेहरबान है सरकार भी, और इंटरनेशनल पूरा माफिया लगा हुआ है रतन टाटा को देवता बनाने पे। उसके गाड़ियों को भी अब प्रमोट किया जा रहा है कि ना ये तो बढ़िया आ गई, पहले तो पिप्पा आया करता। भाई साहब गेम वहीं से चलता है। कभी तुम सोचते हो एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी मर्जी के बिना एक भी पैसा नहीं कमा सकता। महिंद्रा के साथ भी यही हो रहा है। यानी नए जो अगली जो किसी, अगर मान लो कल को देश की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ नफरत आ जाए, तो उस वक्त के लिए नए लोग पहले ही तैयार कर दिए जाते हैं।
जिस टाइम पे ये लगेगा जनता सरकार मोर्चा बहुत स्ट्रांग हो गया है और अब ये सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल पूछता है, यकीन मानिए आप लोगों की जो फोटोग्राफ है, जो आपके वीडियोज हैं जो अब चलते हैं, ये आपकी जो फेसबुक की पोस्ट है, वहां से आपको अटैच किया जाएगा, वहां से आपको पकड़ा जाएगा। और हमारे बीच में से जिसके बीच भी थोड़ा सा मतभेद है, जिसके बीच में भी मतभेद है, उससे संपर्क करके ये कहा जाएगा कि ये तो 4 आदमी चौधरी बन रहे हैं, थारा तो नाश कर दिया। और फिर ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जाएगा कि हम लोग ही ऐसा कुछ काम करें कि हमारे ही साथी को हम लोग ये कहें कि तू निकम्मा तना नुकसान, वो नुकसान करेगा, जान जान के नुकसान करेगा, तो हमें उसको साइड लाइन करना पड़ेगा। और उसको साइड लाइन करेंगे तो वो आदमी जाकर के फिर एक नया तंत्र खड़ा कर देगा। वो ऑलरेडी उनका आदमी या तो पहले से है या वो बाद में बना लेंगे। जैसे मैं अभी तंत्र की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ आपको मिलकर के अगर आप कोई कह रहा है, यही कारण था कि जनता सरकार मोर्चा को व्यक्ति केंद्रित बिल्कुल नहीं बनाना है। देवेंद्र बलारा उसी दिन मर गया जिस दिन जनता सरकार मोर्चा का उदय हुआ। ये लाइन हम हर बार बोलते हैं, कोई भी साथी को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। विचार को रखो मजबूत, विचार को, कि कोई खड़ा हो यहां स्टेज पर, अगर उसको पूरा ज्ञान है, अगर उसको पूरी बात है, तो जो बात बोलेगा, बात ही तो है जो चुभती है लोगों को। अगर एक आदमी नहीं बचा बोलने वाला और डॉट मिला करके सारी बातें बताने वाला, अगर हमारे पास दूसरा आदमी खड़ा हो गया तो, और एक एक गांव में अगर अपने पास आदमी हो गए, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई आदमी हमसे अछूता रह जाएगा। जितने संगठन हैं, जितने लोग हैं जो एक एक मुद्दे को उठा के बैठे हुए हैं, वो सारे आएंगे अपने साथ में। मजबूरी होगी, क्योंकि या तो बोल लो, आप बोल लो हम आपके साथ हैं, 1% भी हमें कोई अभिमान नहीं कि हमको जनता सरकार मोर्चा ब्रांड बनाना है, अब आज खत्म कर दे हम इसको, आज डाइल्यूट करके तुम्हारे साथ आने को तैयार है। एक दिन मतलब हमें किसी चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप बोलिए हम आपके साथ हैं, आप चलिए हम आपके साथ हैं, हमें कुछ नहीं, हमें कोई शौक नहीं आगे बढ़ने, क्योंकि हमको मालूम है इस रास्ते क्या है। तो वहां जब आप जाकर के देखते हो इस पूरे के पूरे खेल को, ये आपको लोगों को समझाना है। मतलब बेसिकली जो मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें अलग अलग पड़ी हुई थी, कोई छोटी वीडियो में, कोई बड़ी वीडियो में, कोई किसी तरह से। और आपको इसकी डिटेल वाली वीडियो चाहिए तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि जी वो पेटेंट वाली वीडियो दे दो, मान लो 10-15 मिनट की है, उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बोलिए, मैं आपको वो भेज दूंगा, उसमें पूरा पेटेंट नंबर भी लिखा हुआ है, कब अप्लाई किया वो भी लिखा हुआ है, किस कंपनी ने किया वो भी लिखा हुआ है, उस कंपनी को बाद में किसने कब खरीदा वो भी, सब कुछ लिखा हुआ है, टोटली A to Z। पढ़ा हुआ कहीं कागज के अंदर, पेटेंट नंबर नहीं याद है, पर दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके ग्रुप में डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं। वो वीडियो है ऑलरेडी, कॉमन सेंस की हत्या करने वालों को, ऐसा उसका वो है कि कॉमन सेंस ही मार दिया लोगों का। अब मैं जो गांव के अंदर जाने की बात कर रहा था, अभी आपको 2-3 मुद्दों पे आप जोड़ना है कि खाना अपना हो गया काबू, जमीन अपनी हो गई काबू, अब रह गए बच्चे काबू करने हैं उनको, क्योंकि अगली पीढ़ी को देखो, कई लोगों का यह विचार होता है, और कभी भी देखिएगा वो हमेशा ये कहते हैं कि समस्या पे तो बात करते हो, समाधान पे बात नहीं करते हो। समाधान पे आइए भाई, तुमको कह दिया, तुमको पेस्टिसाइड करके बर्बाद किया गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा समाधान यहां से, भाई समस्या पेस्टिसाइड हो गई, फिर तुमको बताया कि ऑर्गेनिक खेती में सीधे जाओगे तो जमीन बर्बाद होगी, तो समाधान नहीं समझ आ रहा कि पोषण कर लो। पोषण के लिए लोग हैं हमारे पास, खेती पे काम करने वाले लोग हैं, ये तैयार कर देंगे आप में से जितने लोग खेती पे इंटरेस्टेड हैं। 20-30 खेती वाले हो गए, एक गांव में एक गया हुआ, दूसरे में दूसरा गया हुआ, तीसरे में तीसरा गया हुआ, लो हम तुमको सिखाएंगे खेती का पोषण, जमीन का पोषण पूरा तैयार करके कैसे करना है। हो गया समाधान, हमको बता दिया ये लोन लेना आपकी जिंदगी की बर्बादी है। तो बजाय इसके कि आप सरकार से लोन लोगे, बैंक से लो, क्या आप अपनी जिंदगी के बाकी काम सहभागिता से नहीं कर सकते? मिल गया सोल्यूशन। समस्या को पूरा समझना ही समाधान है। कल आचार्य जी ने क्या बोला है? आचार्य जी तो नहीं आए आज, चांद भाई आए हुए हैं। समस्या है और समस्या की समझ है तो समाधान भी है। ऐसा कोई ताला बना ही जिसकी चाबी ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा दिया हुआ समाधान अल्टीमेट समाधान नहीं है, क्योंकि हर जगह की परिस्थितियां अलग हैं। समस्या की गुणवत्ता, समस्या की अधिकता, कम, वो जो कुछ भी है वो अलग अलग है।
तो वहां पर उस समस्या के हिसाब से समाधान वहां के लोकल लोग खोजेंगे, इसको समझना होगा। और जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन की एक खासियत हमने सुबह सुबह ही किया था, रात मतलब सुबह हो गई थी, हम रात भर बात करते रहे थे, तो सुबह जब हम बैठे तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने कागज पर एक लाइन लिखी, मैंने कहा आप इस लाइन को, सिर्फ एक लाइन को जूं का तूं अपने ही साथी, तो सारे के सारे एक ही विचार के लोग हैं, हमने कहा हम सारे एक विचार के लोग हैं, आप इस लाइन को आखिरी आदमी तक नू की नू पहुंचा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। उन्होंने शुरू किया, मैंने एक को पढ़ा दिया पहले वाले को, उसने अगले को कान में बताया, उसने अगले को कान में बताया, उसने अगले को कान में बताया, मतलब अर्थ उर्थ तो सेम जैसा ही लगा रहा क्योंकि वो एक लाइन थी, लेकिन शब्द जो हैं वो कुछ के कुछ हो गए। और कितने थे? सिर्फ 7-8 लोग ही थे, हम लोग 5-6 लोग ही थे। तो जब आप चलेंगे, मान लो मैं यहां से समाधान बता देता हूं और आप उसका समाधान बताने लगोगे, वो कुछ और बन जाएगा, और जब चौपाड़ में आपने बताया वो आगे बताएंगे, वो कुछ और बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा, जब हम इकोनॉमी पे बात कर रहे थे तो उस दिन क्या कह रहे थे अपने वर्मा जी, कि अगर इस तरीके से सोचा जाए तो हर किसान का लोन हम भरेंगे। हमने अगर उनको इकोनॉमी समझा दी और उनको ये कह दिया कि ये होगा, आप आगे बताओगे, तो वो न्यू कह देंगे भाई वो आया था, बलारा आया था, वो लोन भरेगा हमारे। ठीक है, अच्छा फिर अगले तक बताओगा तो कह देगा जी लोन माफ होंगे अपने सारे के। आगे जाओगे उसको कुछ और ही मतलब बन जाएगा। और जब न्यू कह दिया लोन हम भरेंगे, हम तो लॉजिकल बता रहे हैं कि आपका लोन हम भरेंगे, वह न्यू कहेंगे बेटे इन दो पीछे आ रहे भाई गणे, ये मोटे आदमी है, सबके लोन भरने की बात का। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो बात कह रहे हैं वो सामने वाला अपने हिसाब से परसेप्शन में लेता है और उसको उसी हिसाब से वो आगे बताता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। मतलब ये नहीं घबराना कि आप बात कितने लोगों को बताई, कितने लोगों को समझ में आई। क्रांति का यह उसूल है कि केवल 3% लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, मात्र 3% लोगों को। यानी कि अगर आपके सामने 100 लोग बैठे हुए हैं और उनमें से केवल 3 लोगों को बात समझ में आ गई है और वो उठ के उसको बोलने के लिए तैयार है कि आगे हम जिक्र करेंगे, यकीन मानिए ज्यादा दूर नहीं है क्रांति। फिर हमारी दिक्कत क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि यार हमने जो बात बताई थी सारी बढ़िया थी, सारी इनके काम की थी, सारी इन्हीं के लिए बता रहे थे, फिर भी समझते क्यों नहीं। या जो भड़क है ना, ये बड़ी अच्छी भड़क है, या बनी भी रहे, ये दर्द जो है, ये वेदना, जो संवेदना, जो इनके लिए भावना है, ये बनी रहे। लेकिन इससे का मतलब ये नहीं है कि इस भावना में आकर के हम टूट जाएं कि भाई जोर बहुत लगाया। कई बार ऐसा होगा, पहले 100 लोगों से बात करी, एक भी नहीं समझ में नहीं आया, दूसरे 100 तक लगी, एक भी नहीं समझ में आया, तो टूट के नहीं बैठना यार कोई समझता तो है नहीं। क्या पता तीसरी आड़ी में 100 में तो 50 बैठे हो, आज अपने आड़ी में 100 में तो 100 बैठे बात समझने वाले, आपा तो पार हो गए। लेकिन ये लोग इकट्ठे करना ही तो अपना काम है भाई। आप जाओ, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हो वो जो नहीं आ रहे कूड़ा बीनने वाले लोग, वह अपना एक जोड़ी के वो बांध लिया करें डंडी के चुंबक, और चुंबक बांध कर अपना फिरा करें तो लो अपने आप चिपकता आया कर, उसकी टेंशन ही नहीं है। जिन लोगों ने कोसा है इस दौर के अंदर की लोग सुनने को तैयार नहीं है, उनका रोड़ा यो था, उनकी समस्या यह थी कि वो घर से बाहर नहीं निकले, बस वो सबको फोन पे ही समझाने पे लगे थे। आंख में आंख डाल के समझाना होता है। तो जो साथी अपना घर बार छोड़ के निकले हुए हैं, जितने भी, जैसे अब वो कहने लगे, थोड़ी देर कह रहे थे हैं, जैसे चांद भाई हैं, जैसे सत्यप्रकाश जी हैं, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ही प्रवासों में लगा दिया। अभी जरूरी नहीं है ना कि राजीव भाई की तरह मतलब सभी लोग उतने ज्यादा मतलब फेमस हो जाएं या लोगों के बीच में जाएं, लेकिन इन्होंने अपने प्रयास को तो नहीं छोड़ा ना। और मैं ये समझता हूं आदर्श समाज की स्थापना कभी नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन परिकल्पना करना बंद नहीं कर सकते।
उसको करिए परिकल्पना, सोचिए उस दिशा में जितना बन सकता है काम कीजिए। क्या फर्क पड़ता है कितना बदलाव हुआ, जितना हुआ उतना तो हुआ ना। और क्या पता हमसे अगली पीढ़ी, आज हम जितने लोग बैठे हुए हैं, ये बीज किन का बोया हुआ है? इन्हीं लोगों का बोया हुआ है। जो हमारे से बड़ी पीढ़ी थी, इन्होंने बीज बोया था तो हमारा थोड़ी बहुत बात समझ मारी थी, तो आज यहां खड़े हो गए। और जहां आज हम नहीं बोलेंगे, दक्ष जैसा बच्चा है वो अब आया हुआ है, वो अपने कॉलेज के बच्चों से बात कर गई, ये गुड़िया आई हुई है, तो ये अगली पीढ़ी में बात चली गई। तो इनमें से क्या पता कौन चिंगारी का बीज, और क्या पता इस जन्म में हमको ना मिला। भगत सिंह बेचारा नहीं देख पाया ना आजादी, वो यूं थोड़ी मरा था कि भाई आपा ने आजादी देखनी है। वो यूं कहा था भाई अपना काम आपा कर जा, अगली पीढ़ी देख लेगी, अगली नहीं देखेगी दूसरी अगली देख लेगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जिस वक्त ये युद्ध हो रहा है, जिस वक्त ये वाक्या हो रहा है, आप किस तरफ खड़े हो। तटस्थ रहना सबसे बड़ा पाप है, उससे बेहतर आप उनकी तरफ हो जाओ। जैसे आरएसएस वाले देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, बीजेपी और आरएसएस, फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं। अगले देश को बर्बाद करने की विचारधारा का सम्मान करके उसमें लगे तो हुए हैं दिन रात, इसलिए उनका सम्मान है पूरा। मारे आड़े न्यू कहें कि नाश हो लिया, बेरा है कि नुकसान हो लिया, पता है कि यो है, फिर भी नहीं निकलते। यहां पे वो चोर है, वहां वो पाप है। उनको ये बताना है कि जो तटस्थ खड़ा है वो पापी है, लग जाओ। अब बेशक उनकी तरफ लग जाओ, पता तो हमने असली दुश्मन कौन है, कितने गए देख लेंगे फिर, है कि नहीं। चुप मत रहने दो, जब आप बात करोगे तो आपको उसका ये पता चल जाएगा वो किस दिशा में बात करने वाला आदमी है, और उससे हिसाब लगा लेंगे अगली बार कितनी बात करनी है, उससे नहीं करनी, करनी कि नहीं करनी। तो अब अपनी जो बातचीत थी वो आ गई बच्चों पे आ गई बात, जो जहां से हमने बात खत्म करी थी कि अगर हम लोग बच्चों को इस पूरी की पूरी मुहिम के अंदर शामिल कर पाए। बच्चों को कैसे? क्योंकि किसी भी संस्था के अंदर, केंद्र में कोई भी विचार अगर देश के अंदर, दुनिया के अंदर पनपना है, या उसको वो अपना चाहते हैं कि वो एस्टैब्लिश हो जाए, तो वो यहां अटैक करते हैं। आर्य समाज ने जब अपनी विचारधारा को बढ़ावा करने की, उनको भी समझ में आई, उन्होंने अपने स्कूल खोले, ठीक है। आरएसएस ने भी खोले, क्रिश्चियंस ने भी खोले, सब ने खोले। केंद्र में उनको मालूम था कि जो पके पकाए लोग हैं ये हार्ड होली है, इनका आधी बात समझ में आओगी, आधी नहीं आओगी, थोड़े चलेंगे थोड़े नहीं चलेंगे, कभी कोई मजबूरी आ गई आगे, कभी कोई मजबूरी आ गई। अगर यहां से कुछ तैयार कर दिया तो हो गया। इसीलिए इन लोगों ने बच्चों पे टारगेट किया। ऑनलाइन एजुकेशन वाज द फर्स्ट स्टेप, जब उनको बर्बादी की तरफ लेके जाना था। और उसके लिए लॉकडाउन लगाना, स्कूल बंद करना उनकी प्राथमिकता थी, पहली जरूरी थी उनको करो, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो बच्चे किसी भी तरह से स्क्रीन के एडिक्ट हो जाएं। हो गए, अब वो उनका पहला काम टक देसी हो चुका। उन्होंने अपना पहला काम कर दिया है कि वो आपके बच्चों को स्क्रीन के आदी बना चुके हैं। अब आपका बच्चा पहले दिन से ज्यादा टीवी मांगेगा, पहले दिन से ज्यादा गेम मांगेगा, पहले दिन से ज्यादा वीडियो मांगेगा, यानी मोबाइल मांगेगा। और मोबाइल में गेम वही हैं जो वो हमारे बच्चों को आगे बनाना चाहते हैं, बड़े खूबसूरती से। या तो है 3 पत्ती टाइप, यहां तक कि शाहरुख खान, आमिर खान और ये अपना अजय देवगन जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं इनको, और सट्टे वाले गेम, और उनके नीचे लिखा आता है और बोलते हैं इन गेम से आदत पड़ सकती है, बचाव रखे। मतलब चाहे तंबाकू प्रमोट करना हो, चाहे दारू प्रमोट करनी हो, चाहे ये प्रमोट करना, प्रमोट किया जा रहा है बकायदा उन लोगों के द्वारा जिनको हम अपना हीरो समझते हैं, जिनको हम अपना नेता समझते हैं। 3 पत्ती टाइप के मिलेंगे, या दूसरे टाइप के मिलेंगे, बंदूक जिनके अंदर शामिल होगी। हम गांव में गए हुए थे, अभी एक गांव के अंदर हमने उनसे पूछा, मैं कहा बच्चों गेम खेलते हो? बोला हाँ जी खेलते हैं। कौन से खेलते हो? बंदूक वाली? बोला हाँ जी, बड़े खुश हो रहे थे। तो मैं कहा बंदूक जब लग गए है तो लहू भी निकला उसमें? हाँ निकला दिखा है। तो फिर कितने पॉइंट बने, फिर मजा आवे? बोला हाँ आवे। मतलब लहू देख के
गोलियां चलती देख के हमारे बच्चों को मजा आ रहा है। कितनी भयानक सिचुएशन है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। और तीसरे गेम वही हैं जो हमारे साथ इस लॉकडाउन के अंदर हो रहा था कि अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो ये नहीं करने देंगे, दिखाओगे तो तुम अगले कदम पे बढ़ सकते हो। यही गेम है कि ये वाला काम करोगे तो अगले स्टेप पे बढ़ सकते हो, ये वाला करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट मिलेंगे, इसका टोकन मिलेगा, ये टोकन मिलके ही चलेगा। पूरा का पूरा वही गेम जो देश के अंदर ये चलाना चाह रहे हैं। बच्चों पे अटैक कर दिया। शिक्षा के अंदर आपको मालूम है किसी का बच्चा बाइजू से पढ़ता है, बाइजू से पढ़ता है। आज से पढ़ता था, आकाश बाइक से खरीद लिया, आकाश को बाइजू ने खरीद लिया। देखिए कमाल की बात, आकाश को बाइजू ने खरीद लिया। एक पुराना मेरा झगड़ा भी हुआ था आकाश के मैनेजर से, जब से बाइजू से खरीदा है इसको बेड़ा गर्क होगा। अभी आगे देखिएगा बेड़ा तो गर्क मैं आपको दिखाता हूं। एक टेलीविजन पे, उस पे फेसबुक वगैरह पे जब आप चलते थे तो पीछे कुछ 3-4 साल से ज्यादा एक एडवर्टीजमेंट आती थी, अपने बच्चों को कोडिंग सिखाएं, हैं? फेसबुक पर है ना, नाम मैं नहीं लेता यहां पे, उसका एडवर्टाइजमेंट करूं। वो जो व्हाइट करके था एक कंपनी का नाम, उस कंपनी को बाइजू ने खरीद लिया है। ठीक है जी। वो कंपनी क्या करती है, बच्चों को कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाना सिखाती है। देखो आप सबके पास ये खबर गई हुई है कि अपने बच्चों को कोडिंग सिखाए। कंपनी को बाइजू ने खरीद लिया, आकाश को बाइजू ने खरीद लिया। बाइजू में काम करने वाली जो एक लेडी थी जो प्रोग्राम बनाती थी, वो मेरे पास मिलने के लिए आई। उसने मुझे बताया कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जब मैंने आपकी वीडियो सुनी तो मैंने उसको अपने बाइजू में इंप्लीमेंट होते हुए मैं देख रही हूं। बाइजू में इस वक्त सिलेबस तैयार हो रहा है कि 2 एलियन आए, 3 एलियन वहां पहले से खड़े थे, तो कितने एलियन हो गए। हाँ, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग हो रही है बच्चों की। उनको ये बताया जा रहा है बच्चों को कि आने वाले वक्त में इंसानों की जगह रोबोट्स आ जाएंगे, इंसानों का स्थान रोबोट ले लेंगे, और इंसान में भी आधी मशीन आ चुकी होगी। छोटे छोटे बच्चों को बता करके उनको एक्सेप्ट करवाया जा रहा है। मेरे एक मित्र हैं रोहतक के, उनका बेटा है, वो पीएचडी कर रहा है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की पीएचडी करने वाला बच्चा मुझे एक दिन बोलता है, जब बात करते टाइम वो अपने जनता सरकार मोर्चा की रोहतक की मीटिंग में आया, तो उसने मुझे बताया कि सर खेती तो बर्बाद होनी ही है, अमेरिका में भी हो चुकी है, हमारी भी कम हो रही है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जरूरी है। और मैं बैठ करके ये सोच रहा हूं कि कितना शानदार तरीके से इन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हर कदम पर इतना पेनिट्रेशन कर दिया कि आपके बच्चों को वही सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि जो वो लोग करना चाहते हैं, और ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं, ऐसा ही होगा। और ये बच्चे केंद्र में इन्होंने ले आए। जब आप गांव के बच्चे आदमी को समझाओगे कि देखो आपका बच्चा किस हालत में पहुंच गया है, जब इस बच्चे को मोबाइल पे गेम खेलते हुए आनंद आना बंद हो जाएगा, उस वक्त यानी पूरा दिन, देखिए ये ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे ने पहले दिन अगर 15 मिनट के लिए मोबाइल लिया है तो अगले दिन उसको 20 मिनट चाहिए, क्योंकि उतना ही डोपामिन रिलीज होगा 20 मिनट में। अगले दिन ज्यादा समय में होगा, अगले दिन ज्यादा समय में होगा। जैसे हम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम योगा करेंगे, सुबह प्राणायाम करेंगे, जब भी प्राणवायु अंदर जाएगी, जब हम खेलते हैं सांस चढ़ते हैं प्राणवायु अंदर जाती है, जब भी हम किसी के लिए भलाई का काम करते हैं डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन रिलीज होकर हमें सुख का अनुभव होगा, हमें आनंद आएगा अंदर से। उस आनंद की खोज में आदमी दौड़ता है कि वैसा ही आनंद मुझे चाहिए, वही आनंद। अगर कभी बाय चांस, खुदा ना खास्ता, वो बाय चांस कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए कि उसको गजब ही आनंद आ जाए, फिर वो उसकी खोज में दौड़ेगा कि वो टाइम जब वो स्वाद आया था ना, वो स्वाद क्यों कराओगा, वो स्वाद चाहिए। तो वो जो डोपामिन रिलीज होगा, वो जो उसका रिलीज अगली बार में ज्यादा टाइम चाहिए, अगली बार में ज्यादा चाहिए। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब माँ बाप घर में नहीं है तो बच्चा पूरा दिन टेलीविजन और पूरा दिन वीडियो गेम खेल रहा है।
उस टाइम के बाद उन बच्चों को मोबाइल से मजा आना बंद हो जाएगा। और जब मोबाइल से मजा आना बंद हो जाएगा, उसके बाद अगला जो स्टेप होगा बच्चों के लिए वो होगा नशा। या उनको इंजेक्शन चाहिए, या उनको दारू चाहिए, या उनको सिगरेट चाहिए। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उनको नशा चाहिए। और उसके लिए सरकार बकायदा पूरा इंतजाम घर घर ठेके खोलने का कर रही है, पूरी योजनाबद्ध तरीके से। ये बात आपको है, पेट्रोल पंपों के ऊपर छोटी छोटी जो ये किराना स्टोर हैं, उन पर भी वाइन की बोतलें, बियर की बोतलें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपके घरों में डिलीवरी हो जाएगी। हाँ, डिपो पे भी शराब मिलेगी। यस यस यस, आपका गांव में जो डिपो होल्डर है वो शराब बेचेगा। इसकी एप्लीकेशन, इसके लिए योजना बना रही है सरकार कि डिपो होल्डर शराब बेच सके। हाँ देखिए ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, चाहे ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे ये संस्थानों को बेचने का या उनको लीज पर देने का, उनको मोनेटाइज करने का, या ठेके खोलने का, या ऐसी एक्टिविटीज जिनके अंदर पैसा या रेवेन्यू आता हो, उस रेवेन्यू को सरकार ये बता रही है कि ये हम इसलिए खोल रहे हैं कि हमें रेवेन्यू चाहिए और हमें पैसा चाहिए और हमें लोगों को सैलरीज देनी है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से नौकरियां 5-6 गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि ज्यादा सरकारी संस्थान खुले हैं, क्योंकि ज्यादा भलाई के काम कर रही है सरकार, लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं देनी होती है सरकारों को, उनके लिए ऐसे इंतजाम करने होते हैं। इतना सब बता दो आप उनको, कंपेयर करके उनको समझ में आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। हम लोग समझने के लिए बैठे हैं यहाँ। हम अभी हमारे को अगर पूरी बात समझ में आएगी तो आपको उस आदमी को लेवल देखना है जिस आदमी से आप बात कर रहे हो। याद रखिएगा, अगर कोई आदमी प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, समझदार नजर आता है, समाज में अच्छी रेपुटेशन है और लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह लेता है, यकीन मानिए उसको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए ये तो बिरले ही होते हैं, डॉक्टर बोब सिंह जैसे, ये बिरले ही होते हैं। इनको तो वहां कॉलेज में भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये तो हमारे बीच बैठने लायक ही नहीं है। मैं यकीन से कहता हूं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को ऐसा महसूस होएगा जैसे हम समाज में रहने लायक ही प्राणी नहीं है यार, हम ऐसी बातें करते हैं। और वो ऐसा करते हैं कि ये लोग तो पगलाए हुए हैं, ये तो इस तरह के हैं। और वही पागल चाहिए अपने को, बस अपने काम के ही में लोग हैं। तो आप लेवल देखिए उसका, मतलब सीधा देखिए, जिसने कम काम करके ज्यादा पैसा कमा लिया हो, बिना काम करे खाली बैठ के पैसा कमा लिया हो, जिसको अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा ना हो, जिसको पता है ये मैंने नौकरी नहीं करी तो मैं मर जाऊंगा और मैं पगला जाऊंगा और समाज में मेरे को जूते पड़ेंगे, वो आदमी किसी भी कीमत पर सरकार की उन बातों को डिफेंड करेगा, किसी भी कीमत तक जाएगा। वो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको घर से निकाल देगा, आपकी बेइज्जती कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं लालची हूं, मैं निकम्मा हूं, निठल्ला हूं और मैंने ये पैसे ऐसे ही खाते रहने हैं जिंदगी भर। वो अपनी उस स्थिति को बचाने के लिए, अपने अपराध बोध से बचने के लिए आपको अपराधी बना रहा है। असल में उसको मालूम है कि मैं निकम्मा निठल्ला बर्बाद कर रहा हूं मैं इस देश को, उसको पता है, इसीलिए वो चाहता है आप ऐसी बात मत करो, क्योंकि वो मुझे लगती है यहां चुभती है, वो आपको रोकेगा। कल सोमवीर पूछ रहा था मेरे से कि इतना बड़ा तंत्र है, इतनी बड़ी लड़ाई है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना पैसा है, तुम कैसे करोगे लड़ाई, कैसे आपके पास कोई योजना है? मैंने कहा एक ही योजना है, झूठ का जो तंत्र है वो कितना ही बड़ा हो, सच्चाई की एक ठोकर चाहिए, बस एक ठोकर। अपना हथियार सच है, सच, सिंपल। जो कल मैं कह रहा था कि अगर जनता सरकार मोर्चा का बिल्ला लगा हुआ आदमी अगर किसी औरत को गलत नजर से देख रहा है ना, तो हम छोड़ देंगे भाई जनता सरकार मोर्चा को। अगर ये मान लो कल को ये करता हुआ कोई गलत काम कर रहा है तो हम छोड़ देंगे भाई। हम ये नहीं कहेंगे कि ये इनके लोग हैं, हम कहना हमारा कोई मतलब नहीं जनता सरकार मोर्चा से, क्योंकि तो हमारे बिल, इसीलिए हमने कहा था, जैसे शुरू में किसी ने बोला जी आई कार्ड बना लो, बिल्ला बना लो, मैं कहा बिल्ला पता कितनी बड़ी जिम्मेदारी है यार,
भाई साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कदम नहीं सोचते हो जब इसको छाती पे लगा लिया है तो भाई मैं तो तैयार नहीं था उस टाइम पे छपवाने के लिए, अपने साथियों ने छपवा दिए तो मैं कोई बात नहीं, छपवा दिए तो ये लोग साथी हैं, इनको हम दे सकते हैं ये बड़े बिल्ले, बाहर बांधने के लिए बिल्ले नहीं है ये, क्योंकि इसकी अपनी एक मर्यादा, इसका अपना एक वो है जो राजीव भाई को जैसे छाती पे टांग के घूम रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो लोग समाज के अंदर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सरकारों को ये चाहिए, आप समझ लीजिए इसके अंदर ये खोखला आदमी है अंदर से, और खोखले आदमियों से ज्यादा बात नहीं करनी अपने को तो निग्गर चाहिए ना लोग जिनके खिलाफ सरकार पे कागज ही ना हो। जो कागजों में खेल रहा है वो आदमी आपके साथ नहीं आएगा कभी, गारंटी। वो नहीं फोटो भी खिंचावा है, मैं नौकरी लाग रहा हूं। जमींदार क्यों हट गए? इतने 13 महीने तक खड़े रहे कि आजा तू देख लेंगे तना, कागज नहीं थे उनके, समझ गए? ये कागज लाग रहे उनके तैयार करना, ऑनलाइन यो भरो, ताकि उनको गलती करें, ताकि और उस गलती के नाम पे उनको अंदर करें और फिर टेलीविजन के ऊपर एक हफ्ता वो कबाड़ चले, ताकि लोग कहें कि ये चोर हैं, ये सरकार कहे कि ये गुंडे हैं, ये ऐसे हैं। तो बात थी बच्चों के ऊपर, अब देख लेना। इसीलिए हमने जब विजन लिया कि भाई बच्चों को बचाना कैसे, भाई सबसे पहले तो हम अपने बच्चे बचा ला। इस चक्कर में बहुत सारे क्रांतिकारी साथियों ने अपने बालक घर बिठा लिए। तो मैंने जब कहा था, ओ बेटा पीछे एक तो हम बेचते ही नहीं स्कूला में। अब जब हमने कहा था कि समस्या का पता चल गया तो समाधान भी करेंगे, हम अपने छोटे छोटे गुरुकुल खोल पाएंगे, हम छोटी छोटी व्यवस्था में चेंज कर पाएंगे कि भाई अपने एरिया के अंदर 10 एक माँ बाप इकट्ठे हो गए तो वो माँ बाप मिल करके अपने बच्चों को तो कम से कम एक ऐसा टीचर तैयार कर देंगे आप जो उनको वहाँ पर आगे बढ़ा देगा। नहीं तो अगर परमात्मा ने और सभी लोगों ने साथ दिया तो हम ऐसा करेंगे कि मेरा तो देखो लालच एक ही है, जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने का। मैं शिक्षा पे काम करना चाहता हूँ, मेरा सपना है ऐसा विद्यालय तैयार करना। मैंने तो 2015 में लिख भी दिया था कि 2025 में मैं अपने सामाजिक जीवन से रिटायरमेंट ले लूंगा। सामाजिक जीवन इन द सेंस पब्लिक में घूम घूम के जाने वाला। फिर अपन एक जगह बैठेंगे और वो एक जगह होगी जो एक संस्थान होगा जो कम से कम अपने क्रांतिकारियों के बच्चों को तो वहां तैयार करेगा, जिसके पास जो हुनर है उसके हिसाब से कि जब समाज में वो बच्चा आए तो उसकी जगह तय हो। तो अपने को ये जब आप उनको अपने बच्चों के साथ जब उनको कनेक्ट करके बताओगे तो भी उनको समझ में आएगा। तो अब अपनी खेती हो गई, अपना राशन वाले हो गए, बच गए नौकरी वाले और दुकानदार लोग। नौकरी वालों के लिए बड़ा स्पष्ट है, रोज अगर आपके संस्थान बंद हो रहे हैं, रोज अगर बिक रहे हैं, रोज अगर उनके शेयर होल्डर्स कम हो रहे हैं और प्राइवेट कंपनियां बन रही हैं तो आने वाले वक्त में आपकी नौकरियां भी नहीं रहने वाली हैं। ठीक है जी। अगर आप लोग जो आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं उनको अगर आप समझाओगे कि आपको क्यों मिल रही है ये सैलरी ज्यादा, सैलरी का मोटिव, फिर नौकरी लगने के लिए कंपटीशन का माहौल तैयार करना, समाज को एक दूसरे से तोड़ना, ये सारा का सारा गेम वहीं से चला हुआ है कि समाज केवल तभी टूट सकता है जब ये एक दूसरे से कंपटीशन में आएंगे। यहां भी अगर हमको एक दूसरे से ज्यादा अचीव करना होगा, एक दूसरे से ज्यादा चमकना होगा, एक दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ना होगा, तो हम भी अपने ही समाज का जो ये हमने नया समाज और नया परिवार तैयार किया है, हम इसको भी अपने हाथों से ही दफन करेंगे, ऐसे ही जैसे वो समाज के लोग करने लग रहे हैं अपने आप, क्योंकि उनको अपना बच्चा आगे चाहिए, चाहे दूसरे का इस्तेसी कराओ। ठीक है। तो एक ये हो गया पॉइंट अपना नौकरी वालों का। तो नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो ही रही हैं, खत्म उनको बताना ही है सिर्फ कि तुम्हारे बच्चों को कहां लगाओगे, उन प्राइवेट कंपनियों के नौकर लगाओगे, हैं। तीसरा, चौथा बचा जो दुकानदार है। अब दुकानदार कोई चीज 2000 रुपए की खरीद कर लाया है, उसे वो 2000 से फालतू की बेचनी पड़ेगी तो वो रोजी रोटी कमा सकता है, उससे इसके अलावा तो नहीं कमा सकता, इससे कम बेचेगा तो नहीं कमा सकता है। तो अब इसको क्या करेगा, अब मैं हूं, मान लीजिए मैं देवेंद्र हूं
और देवेंद्र कोई चीज खरीदना चाहता है, उस जूते को या उस सामान को खरीदना चाहता है, मैं दुकान पर जाता हूं, आमतौर पे हम में से सारे लोग, समाज के लोग यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो सबसे पहले दुकान पर जाएंगे या फिर घर पे बैठे ट्राई कर लेंगे कि ये सामान कितने का है, 2000 का। दुकानदार बोलेगा ये 2100 रुपए का है, 2100 या 2200 का। वही चीज आप अपने मोबाइल पर सर्च करोगे तो वो चीज मिलेगी 1800 रुपए की। हमें मात्र ये 200 रुपए बचाने के लिए हम यहां से खरीद लेंगे। ये 1800 ऑनलाइन कैसे आ जाता है? एक तो एम्प्लॉइज का खर्चा बढ़ गया, वो सीधा दो कंपनी से आ रहा है। दूसरा, सरकार ने उस आदमी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर रखे हैं, तो वो इसको 200-200 रुपए करके बहुत सामान बेच सकता है। इतना सामान बेच सकता है सस्ते रेट पर कि समाज में ये परसेप्शन बन जाए कि ऑनलाइन सस्ता मिलेगा और दुकान पर जाओगे तो महंगा मिलेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका एक एक दुकानदार बर्बाद होता जाएगा। हाथ से काम करने वाले मिस्त्री बचे। भारत 6 की गाड़ियों को प्रमोट करना और भारत 4 से नीचे की गाड़ियां जो हैं, भारत 5 से नीचे की 20 साल 15 साल वाला जो कानून है, उस कानून को लाना। उसका मतलब क्या है कि भारत 6 के ऊपर की गाड़ी कोई भी आप बाहर मार्केट में ठीक करवा ही नहीं सकते, और उससे पहले वाली गाड़ियां सरकार जब्त करती जाएगी। तो धीरे धीरे लोकल मिस्त्री भी खत्म होते जाएंगे। और उनसे बचने के लिए इन लोगों ने एक प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग करी हुई है। वो रजिस्टर अगर हम देखें, रजिस्टर आपके बच्चे जो ब्रांडेड रजिस्टर देखते वो करते हैं, एक रजिस्टर था यहां पर रखा हुआ था खाली। उस रजिस्टर के आगे पीछे वाले पेजों पर ना लिखा होता है डिड यू नो, ऐसा करके डिड यू नो। उसमें 4 पॉइंट लिखते हैं। हमें लगता है ये ज्ञान की बातें लिखी हुई है, ऐसे करके ये लिखा ना डिड यू नो। इनमें से अगर 4-5 बातें लिखी होंगी, उन 4-5 बातों में से एक बात वो होगी जो वो प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें से 4 लाइनें लिखी होंगी पिछले पेज के ऊपर। अनुज भाई, अरे पिछले ही खोल के डिड यू नो। नहीं खाली है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 2030 तक या फ्यूचर में 40% 35% पॉपुलेशन जो है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगी। जॉब्स को 35 to 40% जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगी। यानी कि बच्चे जब पढ़ने वाले बच्चे जब उसको देखते हैं तो वो तैयार हो जाए माइंड से कि नौकरियां नहीं मिलने वाली है। तो अगर सरकार तुमको दया दृष्टि करके यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ लेकर जाए तो तुम्हारे ऊपर एहसान हो जाएगा, जिसका जिक्र फ्यूचर में सरकारें करने वाली हैं। अभी तक किया नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। ये आएगा अब कॉन्सेप्ट, ये वर्ड आएगा सरकार का पब्लिक के अंदर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और किसानों को जो 6,000 रुपया सालाना दिया जा रहा है, ये उसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, जो बाद में, अभी तो ये सम्मान निधि बोलते हैं, बाद में इसका नाम यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो जाएगा। है ये गारंटीड इनकम होगी कि आप कोई काम करते हो या ना करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपको गारंटीड इतना रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। जो जमींदार को, किसान को 6,000 रुपया मिलता है, उस 6,000 रुपए के लिए किसान कहां कहां मर रहा है पता है आपको? उसको जबरदस्ती बीमा कटवाना पड़ रहा है, उसको जबरदस्ती आधार कार्ड के साथ सारी चीजें लिंक करनी पड़ रही है, उसको अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सरकार को देने पड़ रही। 6,000 के लालच में सरकार की गर्दन दबोच रही है, किसान की गर्दन दबोच रही है सरकार। और आने वाले वक्त में जब बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर हो जाएगा, जब किसान कहेगा कि मेरी खेती से मुझे कुछ नहीं बचता है, तो सरकार उसके लिए एक यूबीआई चालू कर देगी। जब देश का नौजवान सरकारों से सवाल पूछने लगेगा कि मुझे नौकरी क्यों नहीं है, तो उसके लिए उन्हीं लोगों के एजेंट, जिन 3 लोगों को मैंने चोरों को भी लिखा था, उन्हीं के एजेंट जो दूसरी पार्टियों के हैं, दूसरे दलों के, वो खड़े होकर के मांग करेंगे कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाए अगर रोजगार नहीं दे सकते तो। और वो बेरोजगारी भत्ता यही होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि घर बैठो, दारू पियो,
जो मर्जी करो, आपको फ्रेश खाना नहीं मिलेगा, आपको बनी बनाई कॉफी रेडीमेड आपको घर पे डिलीवर होगी, आपको बर्गर मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप अपनी मती मारते रहिए, कबाड़ खाते रहिए और सरकार के गुणगान गाते रहिए, क्योंकि आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। ये सभी विकसित देशों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। सीरिया में अलग एक्सपेरिमेंट किया, इराक के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट किया जब सद्दाम हुसैन को तेल के कब्जाने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन ने किया। आपको पता भी नहीं चलता है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर यूक्रेन को भी वही कंपनी हथियार सप्लाई कर रही है और रशिया को भी वही कंपनी हथियार सप्लाई कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में यही हो रहा था। पहले विश्व युद्ध जिसको ये कहते हैं बायो वेपन से अगला विश्व युद्ध आएगा, यही विश्व युद्ध भी चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारी भी उसी आदमी के नाम पे पेटेंट है जिसके नाम पे उसका इलाज पेटेंट है। अभी इंडिया भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होगा, ये युद्ध भी ऐसे ही प्रमोट किए जाते हैं। ये युद्ध भी इसी तरीके से होगा कि भाई निकाल के ले आए कि जो टेस्टिंग वाला पेटेंट किसके नाम पे था, पेटेंट नंबर क्या है, एप्लीकेशन कब गई, और इसका नाम सबसे बड़ा जो ये सिस्टम एंड मेथड फॉर टेस्टिंग दिस बीमारी था, उसका पेटेंट का इन्वेंटर जो था वो था रिचर्ड ए रॉथस्चाइल्ड, जो मैंने रॉथस्चाइल्ड नाम लिया था, और वो नोबेल प्राइज विनर था। बस आपको जब भी आपको लगे, नजर समझ में आए किसी भी कंपनी के अंदर, आप फेसबुक के अंदर जाइए, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट, आप रिलायंस में जाइए, रिलायंस के अंदर फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है। आप समझिए, रिलायंस में फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है, फेसबुक के अंदर रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा आपको मालिक कौन हो रहे हैं? लोगों को यह समझ नहीं। हम तो कह रहे हैं अंबानी अडानी देश के दुश्मन, अंबानी अडानी के मालिक बैठे हैं ऊपर, देश का पैसा खींच करके उनको दिया जा रहा है इसी योजना के तहत कि जिस दिन देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करना होगा, यही 2-4 शेयर ही तो डाउन मारने हैं। पैसा कहां से आया उनके पास? रातों रात ऐसा हो जाता है। पूरी देश भर की मीडिया, अखबार, चैनल, इन सब की टोटल कीमत 8,000 करोड़ रुपए है। टोटल कीमत 8,000 करोड़ रुपए। और अदानी, गौतम अडानी एक रात का 9,000 करोड़ कमाता है। यानी जिस दिन उसको पूरी की पूरी मीडिया को एक झटके में खरीद ले। सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा चंदा आज के टाइम 95% चंदा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया, और सारी पार्टियों का मिला करके वर्थ जो है वो टोटल लगभग 30,000 करोड़ के आसपास पड़ता होगा। 30,000 करोड़ कमाने के लिए इसको अडानी को कितने दिन काम करना पड़ेगा? 3 दिन मात्र। 3 दिन की कमाई में सारी पार्टियों को खरीद सकता है यह आदमी। और हम सोचते हैं कि हमारा अभियान पैसे से चलेगा। हमारा अभियान पैसे से चल पाएगा क्या? पैसा नहीं है हमारे अभियान के मूल में, यह बता दिया जाए। पैसा केवल मात्र अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम चलता रहे अपना, तो बिल्कुल जो जिसे लट चाहिए ना पाना निग्गर लोग, वो आएंगे अपने साथ। आज अगर आपको यह कह दिया जाए कि तुम दौड़ो मैदान के अंदर, तुमको तेल हम देंगे, गाड़ी हम देंगे, भाई साहब अपने साथ जुड़ने वालों की लाइन लगेगी लंबी अगर पैसा हमारे पास आ जाएगा तो। लेकिन वो जो पहले कोर टीम के अंदर, दूसरी टीम के अंदर और तीसरी टीम के अंदर सिर्फ सॉलिड आदमी चाहिए। दुखी सुखी हो गए थोड़े से दिन और असली आदमी काट लाओ। समझ गए ना? क्योंकि जब हमने अगर दिखा दिया जनता को कि इतने निग्गर आदमी हमारे पास हैं, और खड़े होकर के चिल्ला के जब एक बार सरकार के सामने दहाड़ेंगे, सारे आएंगे, सब के सब यहां आएंगे, क्योंकि हर आदमी दुखी है। हर आदमी, समाज का एक तबका भी ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो। और अगर उनको यह समझ में आ गया कि जनता सरकार मोर्चा के वालों के पास इतना सा भी समाधान है, भाई साहब बावड़े होगा आऊंगे, मैं पीछे पीछे संभाले नहीं जाऊंगे मारे पे, हम फिर लुकते फिरांगे उनता है। क्योंकि मैं तो कहूंगा तुम तो कहो थे आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ, क्यों लुकते फिरो, क्यों नहीं मिलते? तो उससे पहले उन्हें संभालने वाले लोग तो तैयार कर लो। ये जो तैयारियां चल रही है, ये उस युद्ध की तैयारियां चल रही हैं जो सरकार के साथ अपने लड़ना है। और नहीं तो क्या जरूरत जा रही थी भाई? मैं आपको अपनी लाइफस्टाइल बताऊं, आप कति स्वाद ले रहे थे जिंदगी के, जिन्हें कहा अगर स्वाद,
मैं सरकारी मास्टर था, सरकारी नौकरी में बढ़िया, अपना मिडिल क्लास फैमिली में सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया चीज़ होया करे। घर में घराड़ी भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रही, मैं भी पढ़ा रहा, ठीक ठाक बढ़िया कोचिंग सेंटर चला रहा साथ में, ठीक ठाक चल रहा। उसके बाद अचानक से मुझे चीज़ें पता लगती है कि ये तो सारा तंत्र ध्वस्त होने वाला है, ये तो एजुकेशन सिस्टम कल को समाज को बर्बाद कर देगा। और लोगों को समझाना शुरू कर रखा था, लेकिन लोग जिनको बात करता उनमें से मैक्सिमम लोग यही कहते, भाई तेरा बालक होगा जब देखांगे, जब थारा होगा जब समझाएंगे। अब अपना हो गया, अपना प्रूव कर दिया तो भी नहीं ना, तेरा तो स्पेशल था, और देखा और तैयार कर दिए, क्लासरूम कंडीशन में तैयार कर दिए। अल्टीमेटली यही करना पड़ा कि नौकरी छोड़ करके अपना तंत्र खड़ा करना पड़ा एजुकेशन का, कि हम ऐसी एजुकेशन सिस्टम तैयार करेंगे। तैयार कर दिया, फिर लोग धक्के दान लग गए। फिर चक्कर क्या है कि एक दिन समझ में आ गया, फिर यार मैं भी उन्हीं के लिए काम कर रहा हूं। कैसे? मैं मां बाप से ये लिखवा के लेता था, मास्टर के गया आग्रह, टीचर क्या कहता है मां बाप को, वो एक लाइन बोलता है, भैया हमको इसके दिमाग में गोट के डाला, हम तो पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं, अब ये नहीं करता तो मैं क्या करूं। मैं ऐसा टीचर हूं, मां बाप से लिखवा के लेता हूं, इसके दिमाग में से क्या निकालना है और इसके दिमाग में क्या डालना है लिख के दे दो, तब न उसा बालक मिल जाएगा, बात खत्म। अब अगर मान लो, और मैं कभी भी एवरेज और अबव एवरेज बच्चे नहीं पढ़ाता था, मैं केवल उन बच्चों को पढ़ाता था जिनको समाज ये बोलता हो कि ये सबसे निकम्मे निठल्ले वाहियात, हम तो दुखी हो गए, जिंदगी खराब होगी, बस इन्हें क्युकरी को संभाल लो। मैं उन्हें कहा भाई ये मेरे काम के है। मैं उनको जब तैयार करता और जब वो हीरे बन के निकल के आते, पूरा प्रूवन प्रोग्राम है रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ, सब कुछ अपने पास, उनके नाम पते सभी बच्चों के जिनको तैयार किया। आप सोचिए, गांव का आदमी मैंने देखा, एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, मेरे को बोलता है सर अभी तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं, बाकी की पेमेंट मैं हफ्ते 10 दिन में दे दूंगा। उससे पहले एक और आया था सरदार जी, वो नहीं बोला जी 1 लाख रुपए फालतू ले लियो, लेकिन मेरे बच्चे को जरूर पढ़ा दो। और उसके बाद में वो आया, वो जब मैं उसके साथ नीचे उतर के गया तो मैंने देखा वो साइकिल पे उठा के चला अपना, साइकिल भी वो मुड़ी हुई डंडी आड़ा। मैंने रोक लिया, मैं सुशील जी, नाम सुशील था उनका, मैं सुशील जी क्या करते हो आप? बोला जी मैं कंपनी में सुपरवाइजर हूं, मेरी 2 महीने की फीस 5 लाख रुपए होती थी, और वो मेरे तेनु कह रहा है जी 50,000 रुपये तो ये, बाकी की फीस जो एडवांस के जो 2 लाख थे उनमें से 1.5 लाख मैं फिर दे दूंगा। तो मैंने उसको बोला ये इतने पैसे आप दोगे कहाँ से? बोला जी मैंने यो पता है मेरे बच्चे के लिए आप सही टीचर हो, वो बच्चा बर्बाद हो गया तो मैं पैसे का क्या करूँगा, तो मैंने वैसे एक 75 गज का प्लाट कमाया था जो अपनी ज़िंदगी भर में, मैं वो बेच दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को मैं आपसे ही पढ़वाऊँगा। मेरे मतलब आप सोच सकते हैं मेरा क्या होया होगा। मैं अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी मास्टर मानना करता, और उसी दिन मैंने प्लान किया कि मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, अब मैं अपने जैसे टीचर्स तैयार करूंगा गांव-गांव जाके, क्योंकि मैं तो उन्हीं के लिए काम करने लग रहा, क्योंकि मैं तो पैसे वालों के लिए काम कर रहा था। क्यों? मेरे पास 5 लाख रुपए देने के कौन आएगा? 5 की जगह 6 भी देने तैयार है। वो 5 लाख रुपए 2 महीने की फीस वो आदमी देगा जिसके लिए 5 लाख कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस मिट्टी से मैं गया, जिन कुर्डिया में खेल के मैं गया, जिन जोड़ा बना के मैं गया, उनके लिए तो मैंने कुछ करे ही को नहीं यार, सारी जिंदगी मैंने खराब कर ली अपनी। और मैं उसी दिन डिसीजन लिया कि मैं तो अब इंस्टीट्यूट इसी कराओ। और मेरी घरवाली बोलती तेरा फिर नया दौरा पड़ गया। पहला नौकरी छोड़ने का पड़ा था, फिर नौकरी छोड़ी, उस टाइम पे सबसे बगावत मोल ली, फिर वो कर लिया, अब इंस्टीट्यूट खूब चल रहा है। फिर मैं अपना भाई बोली काम कैसे चलेगा घर का, मगर नहीं चलेगा, टेंशन ना ले। और जब तक ऊपर वाला बैठा तब ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने काउंसलिंग को थोड़ी कीमत बढ़ा दी, पहले मैं काउंसलिंग की कम कीमत लिया था, मैंने बढ़ा दी, बढ़ा के मैंने ऐसी कर दी, मैं एक अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपए लेने लग गया। ठीक है, उस 1.5 लाख में 4 बच्चों को पढ़ाया महीने में, और 5 लाख रुपया आ गया। मेरे बच्चे की टेनिस है, बड़ा महंगा खेल है, उस पर लगाए, बाकी का जो पैसा बचा
गांव में वहां के किसी गांव ने कुछ चाहिए, किसी ने लैपटॉप चाहिए, किसी ने कुछ, जो बच्चों जिनको मैं तैयार करता था, जिन बच्चों को मैं काउंसलिंग के लिए तैयार कि तुमको अपने गांव की एजुकेशन पे काम करना है, उनको जो चीज चाहिए वो मैं दिया करता। जो मोटे लोग हैं उनसे पैसा ले लिया, गांव में दे दिया, जो दिन बच गए उनमें पहाड़ा में कैंपिंग कर रहा करते, आप कति मौज करा करते, अपनी मर्जी चला। फिर यू आ गया, ये लॉकडाउन आ गया, और फिर पता तो था कि ये व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी होंगी, और ये नहीं पता था कि ये की जा रही है। होंगी कोई बात नहीं, हम भी सुधार लेंगे भाई, ये होंगी तो हम सुधारने पर लगे हुए थे, लेकिन जिस दिन ये रियलाइज हुआ कि ये हो नहीं रही हैं, ये किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से समाज को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है, खेती को बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों की नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, बीज खत्म किए जा रहे हैं। जब ये समझ में आया, उस दिन मैं पूनम तो बोला, मैं पूनम में भी छोड़ूंगा काउंसलिंग। उस टाइम तक नहीं समझ चुकी, बोला बाबा तो तेरा जो कुछ जी करता हो कर ले, मैंने बता दिया मन क्या करना, और फिर मैं वो भी छोड़ दिया, और फिर 24 घंटे के लिए फिर एक ही काम पे लगा भाई। जब किसान आंदोलन था, खेती के कानूनों के लिए, जब हमारे जो किसान थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो जब वहां लड़ रहे थे बॉर्डरों के ऊपर, तब मैं और डॉक्टर अजय, हम लोग गांव-गांव जाके खेती के कानूनों के साथ इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझाया करते थे। उस टाइम तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले चक्कर ये कुछ नहीं था, लेकिन इस पूरे सिस्टम को हम तब समझाते थे उस टाइम पे, सारे बोर्ड टोलों पे जाके, गांव-गांव जाके, घर-घर जाके। उसी दौरान सोमवीर से भी मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ नहीं तो किसानों को बिल गेट्स से क्या मतलब? मतलब ये था कि भाई अगर व्यवस्था कितनी लेवल पे ये लोग लेके जा रहे हैं और कितने डेस्परेट होके हमको काम करने की जरूरत है। मैंने केवल ये जो यात्रा है अपने व्यक्तिगत जीवन की, जरूरत नहीं थी हालांकि बताने की, लेकिन आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि असलियत में अब वो वक्त है कि डेस्परेट होकर के करना पड़ेगा, बिना ये सोचे कि इससे हमें को क्या मिलेगा। मतलब क्योंकि मुझे ये मालूम है, जिस दिन हम में से किसी ने, हमने, मैंने, सुनील ने, साहिल ने, नरेंद्र ने, सुशील ने, जो साथी अपने यहां नहीं है, प्रदीप ने, किसी ने अगर ये सोच लिया कि जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ के हमको क्या मिलेगा, या समाज के साथ लग के समाज के लिए इतना दिल खपा के वो करके हमको क्या मिलेगा, उसी दिन हमारी तपस्या भंग है। ये समझो, ये तब तक है जब तक हम कर रहे हैं। भाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना जरूरी है, मजबूरी है। मेरे को तो मजबूरी जैसा फील होता है, रास्ता नहीं है कोई और रास्ता बनावांगे। मैं नहीं बना सकता, यो नहीं बना सकता, यो नहीं बना सकता, आप नहीं बना सकते, आप में से कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता, लेकिन मिलकर कितना ही बड़ा पहाड़ हो बीचों बीच निकल जाएंगे, कभी टेंशन नहीं है। मिलकर तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप सारे तंत्रा ने संभाल लेंगे। हम जो ये तो तैयार कर रहे हैं, जितने भी लोग तैयार कर रहे हैं, वो लोग तैयार कर रहे हैं कि जब ये व्यवस्था ढहेगी, ये ढहेगी, मैं आपको बता रहा हूं, या तो ये खुद ये लोग गिराएंगे इसको, नहीं तो हम गिराएंगे। ये गिरेगी, गिरने के बाद उस व्यवस्था, उस समाज का कैसा निर्माण करना है, उसके लिए आपका रोल तय होना जरूरी है। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा का गठन हुआ है, यही जनता सरकार मोर्चा का विजन है। सवाल अपने लिख लेंगे, मुद्दे कौन से रह गए वो लिख लेंगे अपन। मैं तो आपके साथ ही हूं 24 घंटे ही, आप इस ट्रेनिंग में नहीं तो अगले में, और बहुत मटेरियल है, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ये आइडिया दिया कि जब आप गांव में जाएंगे तो उन गांव के लोगों को हमने बताना क्या है, समझाना कैसे है, उनको उनकी समस्या को। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कितने बड़े ज्ञानी हो, आपको कितना पता है, आप कितने पैसे वाले हो, आपके पास कौन सी गाड़ियां, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको एक ही बात से मतलब है, उनकी समस्या का समाधान आपके पास है क्या, आप उनकी बात को समझते हो क्या, आप उनको अपनी बात समझा सकते हो क्या, उनकी समस्या के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जोड़ सकते हो क्या। अगर जोड़ सकते हो, वो आपके साथ हैं। और एक बार देश का किसान आपके साथ आ गया, मतलब फिर तो रोड़ा ही कुछ नहीं है, फिर तो खेल ही कुछ नहीं, वो तो अपने आप को साबित करके बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन लोगों ने
किसानों के अंदर भी अपने आदमी घुसाए हुए हैं और वो किसानों को एक नहीं होने दे रहे। वो उनको वो ठेकेदार बिठा दिए उनके, वो ठेकेदार बात नहीं करते हैं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो अपने आप ने बड़ा नेता का है ना, 5-5 घंटे बैठ के समझाया हुआ है पूरा षड्यंत्र, सारा पता है उसने कि योजनाबद्ध हो रहा है। लेकिन नहीं, किसानों को लॉलीपॉप देते रहेंगे, छोटे छोटे मुद्दे पे उन इकट्ठे करके उनकी ऊर्जा को व्यर्थ कराते रहेंगे। हम नहीं करा देंगे आपसे प्रदर्शन, अब तक जिले में जाओ भाई ज्ञापन दिया हो, क्यों ऊर्जा खराब कराई यार खाम खाई। जब तक जरूरत नहीं है, हमारा काम चल रहा है ना, जनता सरकार मोर्चा का नाम लिए था, हमारा काम चल रहा है, तो हम ही बाल नहीं चला लेंगे भाई। जिनको बचना है वो आ जाओ हमारे साथ में, जिनको नहीं बचना है वो मरने लग रहे हैं, उन्हें जान दो। दूसरे की बल का प्रमोट करो, तीसरी और लुआ फटाफट यार, तू चौथी और लुआ, तू कड़ा रह गया। इब आप कहोगे ना धक्के है, पहले नाम कहा था नहीं लुआड़े थे, कहता यू पागल हो रहा है, इब तू लुआ ने फटाफट यार, हमारे नाम की भी तू लुआ। इब लुआड़ तो नाटक के ना इब लुआ दे, ये ठीक है वैसे छोरे। मैं तो ये कहता हूं जो हमारे नाम की भी तू लुआ, वो खुद के नाम का। अब उनको ये लग रहा है कि सिर्फ ये लगवाना ही समस्या का समाधान था या समस्या थी। ये तो छोटा पार्ट है, ये पार्ट आपको पूरे के पूरे समझने पड़ेंगे। सब पे आप काम करेंगे, सारों के लिए अपन मतलब लोगों को तैयार करेंगे, अपने साथियों को तैयार करेंगे। और आने वाले वक्त में मैं तो एक बहुत बढ़िया भारत देख रहा हूँ। देखो मैं तो अपना, मेरा भारत तो यहाँ है बैठ के। मैं तो जब आप लोगों के बीच होते हैं, मुझे नहीं लगता हमारे में से किसी के अंदर भी ये फीलिंग आती होगी कि यू बड़ा क्रांतिकारी है छोटा क्रांतिकारी। आई किसी का है? अब न्यूए पड़े हैं, कोई टेंशन ही नहीं है यार, कोई रुड़ाई को नहीं, ठीक है। तो आप लोग हिम्मत रखिए, जज्बा अपना बरकरार रखिए। ये नहीं सोचना कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि हम लोग मंजिल के लिए निकले नहीं है। मैं तो अपनी बता दूं, मैं मंजिल के लिए नहीं निकला। मैं सिर्फ इसलिए निकला हूं कि मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये रास्ता ठीक है। यो कित लेके जाओगा, इसमें मेरा के जावेगा, मन ने के मिलेगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, लिटरली नहीं है। और कभी भी मेरा समर्थन या मेरा साथ इसलिए मत देना कि मैंने कुछ किया था समाज के लिए, किसी के लिए या किसी का भी, इसलिए मत देना। मैं तो अपने साथियों को ये बोलता हूं, मेरा साथ इसलिए मत देना कि आप मुझे जानते हो। ये मत देखना कि कौन सही है, कभी मत देखना। सिर्फ एक ही लाइन देखना कि क्या सही है, सिर्फ सही के साथ रहना। इस उम्मीद में मैं आपके साथ हूं, इसी उम्मीद में आप साथ रहना। जय हिंद, जय भारत।